जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 12 बड़े मिलिट्री बेस, मल्टीपल फाइटर जेट्स, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉस के साथ पाकिस्तान जीता। भारत क्यों हुआ एग्री सीज फायर के लिए? क्या पाकिस्तान इस्तेमाल करने वाला था भारत के खिलाफ न्यूक्स? और कैसे दिया भारत ने कल के सीज फायर उल्लंघन का जवाब? तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर देते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो हम डिफेंस अपडेट्स में कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान के भी एयरक्राफ्ट शॉट हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ का कहना था कि फेक है, कोई सोर्स मांग रहा था, कोई प्रूफ मांग रहा था। तो आज इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया है। हुआ ये कि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर ऑपरेशंस के डीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ हाईटेक एयरक्राफ्ट शॉट हुए हैं। और अब उन हाईटेक एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, तो उसके बारे में तो लग रहा हम रोज ही बात कर रहे हैं। Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? No, See, sir, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you so much, sir. All right. Thank you. बाकी इसके अलावा तो कल सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए, और फिर उस अनाउंसमेंट के लगभग 2 घंटे 45 मिनट के बाद पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ देता है और अपने मल्टीपल ड्रोन्स और आर्टिलरी शेलिंग से भारत पर हमला करता है। और पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के उल्लंघन का जो सबसे पहला भारत की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन है, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से आता है। फिर उसके बाद भारत में प्रेस ब्रीफिंग होती है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस बात को स्पष्ट कर देता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और फिर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में मीडिया ब्रीफिंग होती है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध को जीत लिया है। और फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इन्हीं स्टेटमेंट को पकड़ के पूरी वेस्टर्न मीडिया ये छापने लगती है कि इस पूरी टेंशन में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बढ़त हासिल करते हुए जीत प्राप्त की है। लेकिन हम कहेंगे कि अब थोड़ा सा वास्तविकता के साथ जागो। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई में भारत पाकिस्तान के 12 मेजर बेसिस पर प्रिसाइज स्ट्राइक करता है, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोधा जो कि पाकिस्तान का सबसे सिक्योर बेस है, स्कर्डू, भुलारी, जकोबाबाद और रहीम यार खान, तो ये मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनकी इमेजेस आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। और कोई भी फेक इमेज या एडिट की हुई इमेज नहीं है, ये रियल इमेजेस हैं जो कि ऑफिशियली रिलीज हुई हैं। तो इन सभी बेसिस की तबाही के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि वो युद्ध जीत गया है। भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स को प्रिसाइसली स्ट्राइक करता है, जिसमें 100 से अधिक सुअर हुरिफाइड होते हैं। और पाकिस्तान के सो कॉल्ड एडवांस सिस्टम्स, जिसमें चीन का HQ-9 मुख्य रूप से शामिल है, वो भारत की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन पाकिस्तान युद्ध जीत गया है। पाकिस्तान द्वारा सिचुएशन को एस्केलेट करने के बाद भारत जब दोबारा से जवाबी कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स, तो इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पाकिस्तान के F-16, J-10C तो ये भी कुछ काम नहीं आते हैं, और फिर भी पाकिस्तान युद्ध जीत गया है। भारत का मिलिट्री एक्शन केवल सीमा से ही सटे हुए इलाकों तक नहीं होता है, बल्कि भारत की फोर्सेस का जो एक्शन है वो रावलपिंडी तक भी पहुंचता है, जहां पे पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं। और ये भी भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से कंफर्म किया गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो युद्ध जीत गया है, और ये है पाकिस्तान की जीत की वास्तविकता। अब प्रश्न ये आता है कि इस पूरे सिनेरियो में भारत के पास पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त थी। भारत के मिलिट्री एक्शंस बहुत ही प्रिसाइज थे और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे, जिससे पाकिस्तान को छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो फिर क्या वजह थी कि भारत सीज फायर के लिए मान गया? तो इससे संबंधित अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, तो उनसे केवल 2 ही तरह की बड़ी संभावना बनती है, जिसे हम इसकी अगली हेडलाइन में अब कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये स्पष्ट करना होगा कि ये कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये केवल एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक देंगे, जैसे कि भारतीय विदेश मंत्री ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल की पोस्ट से ये बात कही है। हालांकि वो बात अलग है कि इस अंडरस्टैंडिंग को कल पाकिस्तान ने ही तोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं इस बात पर कि जब भारत के पास इतनी बड़ी बढ़त थी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि भारत के मिलिट्री एक्शंस बहुत ही प्रिसाइज थे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे,
तो फिर भी ऐसी क्या वजह थी कि भारत इस तरह की सीज फायर वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए माना? तो देखिए, सबसे पहले तो भारत ने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो सिचुएशन को एस्केलेट करेगा। भारत की शुरू से केवल एक ही बात रही थी कि भारत कभी भी सिचुएशन को एस्केलेट करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सिचुएशन को एस्केलेट किया तो भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और हर बार ऐसा हुआ भी है। पाकिस्तान ने जितने बार भारत पर अपनी कोई स्ट्राइक करी है, भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई करी है। और कल भी जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था तो उसके बाद भी जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसके दावे पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है। लेकिन फिर भी सबके मन में प्रश्न है कि एकदम से अचानक से इस तरह की सीज फायर वाली अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई, और उसके अनाउंसमेंट में सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे दो बड़ी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो संभावना नंबर 1, जिस तरह से इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूएस ओरिजिन के और चाइनीज़ ओरिजिन के जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो उस तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं जिस तरह से उनको क्लेम किया जाता है। जैसे कि चीन का HQ-9 सिस्टम, PL-15 मिसाइल, JF-17, J-10C। तो इस पूरी सिचुएशन के बाद इन सभी चाइनीज़ इक्विपमेंट के ऑर्डर्स की संख्या में कमी आने वाली है। उसी तरह से दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एयरक्राफ्ट में से एक F-16, जिसका एक वेरिएंट अमेरिका भारत के MRFA प्रोग्राम में भी पुश कर रहा है, जिसे F-21 का नाम दिया गया है। और F-16 जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में तो पाकिस्तान ने जो F-16 खोया था, और वो भी एक MiG-21 के थ्रू, तो उस बात को तो जैसे तैसे करके पाकिस्तान और यूएस ने छुपा ही लिया अपने अलग अलग तरह के नैरेटिव से। लेकिन इस बार जो टेंशन बढ़ी, जो कि थोड़ी लंबी चल गई, तो उसमें F-16 का नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है। और इस नुकसान की न्यूज़ अगर सबके सामने आएगी तो आपको क्या लगता है, F-16 की सेल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? और दुनिया की जो बड़ी डिफेंस कंपनीज़ हैं वो क्यों चाहेंगे कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट का फेलियर सबको पता लगे? इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर, भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन डिफेंस सिस्टम्स की सुप्रीमेसी का सबके सामने आना, कि वो एक्चुअल में कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। तो लगभग 50% तक की वजह चीन के अलावा अमेरिका के पास भी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द ही सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन ये 50% तक ही थी। और यहाँ तक अमेरिका को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले शुक्रवार को फॉक्स न्यूज़ के साथ यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा था कि वो इस युद्ध के बीच में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, और मूल रूप से इसमें उनका कोई काम है भी नहीं। लेकिन फिर उसी दिन यानी कि शुक्रवार को ही CNN की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस यानी कि चिंताजनक खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीज फायर टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री से बात करी है। और यहाँ पे जिस चिंताजनक खुफिया जानकारी की बात की गई है, जो कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट को शुक्रवार की सुबह मिली थी, हालांकि बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि वो जानकारी किस तरह की थी, लेकिन CNN की रिपोर्ट में ये जरूर बताया गया था कि वो जानकारी काफ़ी चिंताजनक है। और फिर जब ये सब कुछ सीज फायर की बात हो गई, सब कुछ अनाउंसमेंट हो गई थी, तो फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात भी लिखी थी कि वे भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप से इस बात को लेकर खुश हैं और उन पर प्राउड करते हैं कि वे इस एग्रेशन को रोकने के लिए सहमत हो गए, वरना इससे बहुतों के लिए और बहुत ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शंस हो सकता था, और इसमें मिलियंस ऑफ गुड और इनोसेंट पीपल की जान जा सकती थी। और यही सब चीज़ें संभावना नंबर 2 को जन्म देते हैं, जो कि है पाकिस्तान द्वारा न्यूक को इस्तेमाल करने की संभावना। तो देखिए, जैसे कि भारत के ऑफिशियल्स ने स्पष्ट किया था कि अपने एक्शन में पाकिस्तान की डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की मेजर बेसिस को स्ट्राइक करी थी, और उस स्ट्राइक में जो सरगोदा और जकोबाबाद वाली स्ट्राइक थी, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो उनके पास ही भारत ने स्ट्राइक करके पाकिस्तान को संदेश दिया था कि हमारी पहुँच कहाँ तक है। हालांकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास स्ट्राइक करने वाला दावा है, ये सोशल मीडिया पर ही किया गया है। ऑफिशियली अभी तक किसी ने भी ये दावा नहीं किया है, लेकिन जो इमेजेस आई हैं, जो वीडियोज़ आई हैं, तो उनको आप ऐसे ही इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी संभावना यही है कि जो पाकिस्तान है, तो वो अपनी कन्वेंशनल ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को खोने के बाद उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था, अपनी शर्मनाक हार को छिपाने का, भारत पर न्यूक लॉन्च करना। और इसकी तैयारी संभावित रूप से पाकिस्तान 22 अप्रैल के बाद से ही कर रहा है, यानी कि जब से पहलगाम हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी थी, और संभावित रूप से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। जैसे कि पहले 22 अप्रैल को जब पहलगाम हुआ, तो फिर 22 अप्रैल को ही पाकिस्तान में ही 4.3 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप महसूस किया गया था। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को एक बार फिर से पाकिस्तान ने भूकंप आया 4.4 का, फिर 5 मई को भूकंप आया 4.2 का, और फिर 10 मई यानी कि कल एक भूकंप आया लगभग 4 तक का। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान में मल्टीपल भूकंप जो आए हैं, और वो भी ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड के, जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स मानी जाती हैं। और जब 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, तो उस समय इसी सेम मैग्नीट्यूड की साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि नोटिस की गई थी। और आपको बता दें कि जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है 4 से 6 मैग्नीट्यूड तक के भूकंपीय गतिविधि नोटिस की जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि डिवाइस की यील्ड कितनी है। और यही वो चिंताजनक खुफिया जानकारी है जो कि अमेरिका को भी मिली थी। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या भारत इस न्यूक्लियर धमकी से डर गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक्चुअल में बात यह है कि पाकिस्तान एक अंधे की तरह है, और अंधे की आंखें फोड़कर आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। यानी कि पाकिस्तान अगर हम पर न्यूक्लियर लॉन्च करेगा तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन आप ये भी समझते होंगे कि उसको रोकने का मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको 100% रोक लें। यानी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्राइक में हमको नुकसान होगा और अच्छा खासा होगा। हालांकि वो बात अलग है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी अपनी या अपने सिविलियंस की चिंता थी नहीं।
पाकिस्तान का हिसाब बिल्कुल क्लियर है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। और जब न्यूक्लियर वॉर की बात होती है तो यहाँ पे बात केवल भारत और पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि अगर कहीं भी न्यूक्लियर वॉर होगी तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, जिससे एक बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी होगी। और हर एक वो देश जिसका कोई भविष्य है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कहीं भी हो, और फिर चाहे उसके लिए उसे पीछे ही हटना क्यों ना पड़े। पर यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि ये तो फिर पाकिस्तान का हमेशा क्या है कि जब भी वो अपने आप को हारता हुआ देखेगा तो वो न्यूक्लियर वॉर तक ही जाना शुरू करेगा। बाकी बात यही है कि जो अजीब सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसमें भारत की तरफ से ऐसा कोई बड़ी डिटेल्स देखने को नहीं मिली है जो कि मिलनी चाहिए थी, तो उसका कारण ये न्यूक वाली संभावना हो सकता है। बाकी इस पर आपके जो विचार आप तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आखिरकार भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑफिशियल कमेंट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर में जो भी टास्क असाइन किए गए थे तो उन सभी को प्रिसिशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया है। और इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना ने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डेलिब्रेट और डिस्क्रीट मैनर में कंडक्ट किया है। साथ में ये भी बताया गया कि यह ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इससे संबंधित जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है वो सही समय पर दी जाएगी। बाकी भारतीय वायुसेना ने अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और स्पेकुलेशन से दूर रहने का भी आग्रह किया है। बाकी अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट है कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिर में भारत को मिला क्या, भारत आखिर में सीज़फायर के लिए मान गया, तो असल में बात यह है कि भारत ने इस दौरान जो अचीव किया है तो वो पाकिस्तान को लंबे समय तक बहुत तकलीफ देने वाला है। और भारत ने मिलिट्री लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर तीनों ही तरह से मेजर ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त किए। जैसे कि मिलिट्री लेवल की बात की जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो हाँ, भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अलग अलग आतंकी लॉन्च पैड साइट्स को टारगेट करके वहाँ पे मौजूद कई सारे सुमोरों को सच में मिट्टी में मिलाया है। और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण मिलिट्री बेसिस तबाह किए गए हैं जिसमें उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय की गई हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की तरह है। रही बात पॉलिटिकल लेवल की, तो इंडस वाटर ट्रीटी तब तक फ्रीज रहने वाली है जब तक कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता है। और ये जो ट्रीटी है ये आगे पाकिस्तान को और परेशान करेगी। और रही बात तीसरी साइकोलॉजिकल लेवल की, तो भारत कहता है कि घुस के मारेंगे, तो जिस हिसाब से डीप स्ट्राइक की गई है तो उसको घर में घुसकर मारना ही कहते हैं। और भारत सरकार अभी भी यही कह रही है कि अगर पाकिस्तान हम पर वार करेगा तो हम नहीं रुकेंगे, हम भी पलटवार जरूर करेंगे। और इसी वजह से जब 10 और 11 मई की रात को पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया था तो भारत ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करी है। और जबकि इंडियन आर्मी चीफ ने काइनेटिक डोमेन में आर्मी कमांडर्स को फुल अथॉरिटी दे दी है और इसका कंफर्मेशन ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से आया है। और कल की भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि कल रात को भारत ने ब्रह्मोस से उनके मिलिट्री बेस को टारगेट किया था। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि वो जीत रहा है तो ऐसे लोगों को हम टूतिया ही कहते हैं। और अगर किसी को गलतफहमी यह है कि भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर वाली धमकी से डरा है तो इस गलतफहमी को भी ना पालें, क्योंकि डरने और समझदारी दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक तरह का आतंकी संगठन ही है, वो कोई मिलिट्री नहीं है। और जिस तरह से आतंकी संगठनों का काम होता है केवल तबाही मचाना, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी जान जा रही है। और पाकिस्तान का कोई भी भविष्य नहीं है, और जिसका कोई भविष्य नहीं है तो उसकी वजह से भला कोई ऐसा जिसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है तो वो अपना भविष्य खराब करेगा क्यों। आज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के खास अवसर पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से लखनऊ में स्थित ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। और इसी दौरान अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करी कि किस तरह से इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और POJK में मौजूद आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया बिना इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किए, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान ने भारत में सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया था और उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चेस पे भी हमले किए थे। लेकिन हमारे फोर्सेस ने भी पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके अपने पराक्रम का परिचय दिया है। बाकी आज ब्रह्मोस की जो इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है वो 200 एकड़ पर बनी है और यहाँ पे मिसाइल की बूस्टर सब असेंबलीज, एवियोनिक्स, प्रोपेलेंट, रैमजेट इंजन, तो इन सभी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। और जबकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी कंफर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स भी मुख्य रूप से इस्तेमाल करी हैं। बाकी उन्होंने कहना था कि आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहिए ब्रह्मोस की असली ताकत क्या है। 18 मई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C61 की मदद से रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 1B को लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत की सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ है। और रीसेट 1B की खास बात ये होगी कि किसी भी तरह की कंडीशन में, चाहे खराब मौसम हो, अंधेरा हो, ये पृथ्वी की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने में सक्षम होगा। यानी कि इसकी मदद से भारत अपने सेंसिटिव बॉर्डर्स को और भी अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाएगा। और ये सैटेलाइट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने से लेकर एक बड़े एरिया तक को स्कैन करने में सक्षम होगी। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें ANI की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और इसके साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भारत ने एक नई अप्रोच जो अपनाई है, तो पाकिस्तान को इस नई रियलिटी को स्वीकार करना होगा। और बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है
कि पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स में कुछ इस तरह के डिस्कशन सामने आए हैं जिनसे ऐसा समझ में आ रहा है कि भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तानी बेस पर पाकिस्तान ने अपने कम से कम 52 सोल्जर्स को भी खोया है, जिनमें कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ का नाम काफ़ी सामने आ रहा है। और ये दावे हमारे नहीं है, पाकिस्तानी अकाउंट्स के दावे हैं। और ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर से एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भारत हर तरह से PKM भी कर सकता है। और यही वजह भी है कि पाकिस्तान को शायद न्यूक वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ा था और आखिर में मरता क्या ना करता वाला हिसाब है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक डी नारायण श्रेष्ठा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही संगत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2005 में जैगवार क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज के दिन 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और इस दिन को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।